हाँ जी दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का विद इन 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स में हम इसको देखने वाले हैं एज अ फ्लो चार्ट के वे में। अब ये फ्लो चार्ट का फायदा क्या होगा? ये फ्लो चार्ट का फायदा ये होगा कि ये आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। तो हम यहाँ पे फोटोसिंट्रिक देखने वाले हैं काम कि कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं चीज़ों को अपने ब्रेन में, जो कि इफेक्टिवली हमें याद रहे विथ इमेज। अब इमेज हम वो नहीं देंगे कि बॉडी ऑर्गन्स की इमेज देंगे, हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट की इमेज देंगे, उसको आप देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। सिंपली लाइफ प्रोसेस को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में पहले फर्दर क्रिएट करेंगे। एक पहला है रेस्पिरेशन इन एनिमल और दूसरा हमारा पार्ट होगा न्यूट्रिशन। तो जाहिर सी बात है, हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने टॉपिक से जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। जैसे हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन में, देखिए न्यूट्रिशन में हमें देखने को मिलता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप सभी को पता है न्यूट्रिशन फर्दर दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वही ग्रीन प्लांट्स में जो क्या प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व हो। अब ग्रीन प्लांट्स में है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। अब देखो आप यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इसमें एडिशन कर सकते हो, आप इन चीजों को कर लो फटाफट। जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर लो कि CO2 एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम एयर, साथ ही साथ पानी मिल जाएगा H2O, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है प्रोसेस, ठीक है, और क्लोरोफिल की वजह से हो रही है क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करने में काम आ रहे हैं। बन रहा है हमारा C6H12O6, यही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हमारे काम की चीज ऑक्सीजन निकल रहा है, प्लस कुछ अमाउंट में पानी निकल रहा है। अब इसको आप बैलेंस कर लो, आपका काम है, ठीक है। न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि एनिमल्स में होता है। अब ये हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है ये टोटल 5 स्टेप में होता है। अब ये न्यूट्रिशन चाहे जिसमें हो, ये 5 ही तरीके से होगा। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। सबको मैं एक छोटा रिकैप कर दे रहा हूँ। देखो कैसे। इंजेशन का मतलब खाने को मुंह में रखना, खाने को मुंह में रखना, ठीक है, याद रखना। अब मुंह में जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में 70 to 75% डाइजेशन किसका हो जाता है? हमारे बॉडी में, हमारे खाने में जो मौजूद है कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। क्यों ये कार्बोहाइड्रेट किसकी वजह से डाइजेस्ट होता है? ड्यू टू हमारे सलाइवा में मौजूद होता है एक एंजाइम, इसका नाम होता है सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज, एक सेकंड, सिलेवरी एमाइलेज, ठीक है जी, समझ में आया। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हम खाना रख लिए मुंह में, तो मुंह में से खाना नीचे गया स्टमक में, स्टमक में हो रहा डाइजेशन। आपने जो खाना खाया उसको पचाना है तो डाइजेशन। अब ये डाइजेशन स्टमक में होगा, वही फर्दर सारी चीजें। जैसे मैं फटाफट रिकैप कर दूं, जैसे स्टमक में मेन 3 चीजें प्राइमरी। पहला क्या हमारे पास स्टमक में, पहला क्या है? HCl है, पेप्सिन है, HCl है, पेप्सिनोजन है और म्यूकस की लेयर है। देखो होता क्या है, जो हमारे पास पेप्सिनोजन है ना, जब स्टमक में HCl एसिड रिलीज होगा तो स्टमक का पूरा इन्वायरमेंट हो जाएगा एसिडिक। इसलिए एसिडिक हो रहा है क्योंकि आपका एसिडिक माहौल में ही पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो पाता है पेप्सिन में। अब ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, तभी तो आपके फूड में मौजूद का ये प्रोटीन का डाइजेशन हो पाएगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कौन करवा रहा है? पेप्सिन। अब साथ ही साथ आगे जब आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे इसकी, मेरी जो मैंने वन शॉट भी बना रखी, देख लेना, उसमें मैंने मेंशन कर रखा है, बता रखा है कि अब इसमें एसेसरी ग्लैंड्स अपना रोल निभाएंगी, ठीक है। जैसे पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस डालेगा, लीवर अपना ये क्या बोलते हैं, लीवर अपना डालेगा बाइल जूस, जो कि ये आप कह सकते हो बाइल जूस का काम क्या है? फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप फंक्शन में लिखते चलना कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम करेगा। फैट या लिपिड्स जो भी होगा उसको इमल्सिफाइड कौन करवाएगा? लीवर करवाएगा। तो ये सारी चीजें आप देखते चलना, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन इसका कहाँ पे होगा? एब्जॉर्प्शन होता है जनरली हमारे पास मैक्सिमम, अच्छा मैं कह दूं कि फर्दर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में बोलूँ स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक फर्दर डाइजेशन सब कुछ हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। तो यहीं पे एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं हम लोग विलाय। विलाय क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है, एरिया बढ़ा के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा एसिमिलेशन। अब आपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब तो कर लिया एक जगह, लेकिन एक जगह रख के कोई फायदा थोड़ा है, उसको हर जगह हर सेल्स को पहुंचाना भी तो है। तो हर जगह हर सेल्स को पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है? एसिमिलेशन। प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। क्या एसिमिलेशन? एसिमिलेशन, ठीक है। अब
लास्ट में जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, उसे हम एक्सपेल आउट कर देते हैं थ्रू हमारा ये एनस वाया रेक्टम। एनस वाया रेक्टम के थ्रू हम क्या करेंगे, बॉडी से एक्सपेल आउट कर देंगे अनडाइजेस्टेड नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। ठीक है। देन इसी में बात आती है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, है नहीं। एलिमेंट्री कैनाल है क्या, पहले जान लो। एलिमेंट्री कैनाल हमारे ओपनिंग, माउथ की ओपनिंग से लेके एनस की ओपनिंग तक की हम जो जर्नी, जो कॉर्ड है, जो ट्यूब है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में अपना माउथ आ जाएगा, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का तो फंक्शन होता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है क्या। हमने न्यूट्रिशन देख लिया। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन के बाद हमारा आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है। रेस्पिरेशन इन एनिमल की बात करें तो सबसे पहले से आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपकी क्लास में कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि रेस्पिरेशन पूछने में बताते होंगे कि सांस का अंदर लेना या बाहर छोड़ना। दरअसल इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये फिनोमिना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीथिंग का। मतलब हम जब CO2 बाहर एक्सपेल करें और O2 अंदर लें, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है। अब समझना, इंस्पिरेशन हो गया गैसियस एक्सचेंज और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब अंदर जाना क्या चीज, O2। एक्सपिरेशन मतलब बाहर निकलना क्या चीज, CO2। गैसियस एक्सचेंज इसी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब एक बात जान लो, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन आप समझो कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को डाल के ATP में बदलते हैं। क्यों ATP में बदलते हैं, हमारी सेल्स को आप ग्लूकोज दोगे वो नहीं पहचान पाएगी, वो सिर्फ एक ही चीज की पहचानती है, ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है। अब होता क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मान लो एक इंजन है जिसमें आप डालते हो ग्लूकोज और वो कन्वर्ट कर देता है उसको ATP में। समझ में आया क्या। चल, अब ये प्रोसेस जो होता है ये दो तरीके हो सकता है। अगर यही प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में है तो फायदे का सौदा होता है, 38 ATP बनती है और प्रोसेस का नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर यही प्रोसेस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हो, या फिर मैं कहूं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी ना हो, तो प्रोसेस का नाम हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। घाटे का सौदा होता है, सिर्फ इसमें 2 ATP बनती है। इसको आप NCERT की इस डायग्राम समझना, बहुत गजब की डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है हमारा ग्लूकोज, उसको हमने डाला साइटोप्लाज्म में। ये सबसे पहले टूटता है 3 कार्बन कंटेंट जो होता है एक मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं पाइरुवेट, उसमें कन्वर्ट होता है और कुछ एनर्जी निकलेगी। अब इसके 3 फेट्स हैं। 3 फेट मतलब इसकी 3 प्रोबेबिलिटी, इसकी किस्मत क्या। अगर ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, मतलब एब्सेंस मतलब बिल्कुल ना होना, मौजूदगी बिल्कुल नहीं है ऑक्सीजन की, एब्सेंस में। ये काम होता है ईस्ट में, और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, हम जिसमें अल्कोहल बनाते हैं या फिर भटूरे के लिए जब आटा का डो लगाते हैं, वो सब में ये काम होता है। इस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट में इथेनॉल निकलता है। इथेनॉल जो होती है पीने वाली दारू, यानी कि C2H5OH। ठीक है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कुछ एनर्जी कुछ अमाउंट में रिलीज होगी। अब ये एनर्जी 2 कार्बन मॉलिक्यूल की होगी। मतलब मैं कह दूं कि यहाँ पे हमारा 2 ATP, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, मतलब समझ रहे हो क्या, यहाँ पे 2 ATP निकल रहा है। क्लियर बात। अब अगर देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, बात को समझिए। लैक का मतलब होता है कमी, एब्सेंस का मतलब होता है बिल्कुल ना होना। लैक है मतलब कमी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब कमी होगी लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो होगी। कहाँ ये होता है, मसल सेल में, जब आप एक्सरसाइज करते हो रैपिड। समझ में आ गया। तब फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन ही होता है, इकट्ठा हो जाता है, जो हमें मसल्स क्रैम्प आता है आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, और आपको एनर्जी मिलेगी 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आपको लगभग 3 ATP, 2 से 3 ATP। देखो यहाँ पे 3 ATP क्यों बनी पता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की मौजूदगी थी। ठीक है। लास्ट प्रोसेस जो होता है बिल्कुल फायदे का है, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में कभी होगा तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, बच्चे को पता होगा। ठीक है। कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा और एनर्जी, यहाँ पे हैवी एनर्जी, फायदे का काम, यानी
38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पार्ट्स, रेस्पिरेशन होता किसके थ्रू है? रेस्पिरेशन का जो मतलब पैथवे है वो क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो ये नाक का जो छेद, इसे क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स में आते हैं नसल हेयर्स, जो को आपको प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। उसके बाद ये पड़ता है आपका क्या? नसल पैसेज। तो वही देखो यहाँ पे नॉस्ट्रिल, देन उसके बाद आता है ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई आता है, देन ब्रोंक्यूल्स आते हैं, देन लंग्स आता है, और सबसे अंदर एल्वेलाई। यही एल्वेलाई हमारे बॉडी में क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वेलाई ही गैसियस का एक्सचेंज करवाता है। और हमारे पास हमारी बॉडी में मैंने बताया बार बार कि दो तरीके के वेस्ट होते हैं, गैसियस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। गैसियस वेस्ट कैसे निकलता है? एल्वेलाई के थ्रू लंग्स। और सॉलिड वेस्ट कैसे निकलता है? सॉलिड वेस्ट होता है यूरिया, यानी कि यूरिया। ठीक है, अब देखो जो सॉलिड वेस्ट होता है यूरिया, उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया, यूरिया को कैसे निकाल सकते हैं? यूरिया जब भी निकलता है तो पानी ही लेगा, पानी के साथ निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा, हमने फर्दर लाइफ प्रोसेस को तोड़ा कि और दो भाग में, एक है ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन, और दूसरा लास्ट हमारा होगा एक्सक्रीजन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें आप हार्ट का फिनोमिना, हार्ट का प्रोसेस जरूर देख लेना। साथ ही साथ देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की मैं बात करूं तो इनमें जाइलम और फ्लोएम थ्रू होता है। जाइलम क्या काम करवाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम क्या काम करवाता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। याद रखना, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है ये यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल तो समझते हो? सिर्फ एक दिशा में। पानी रूट से सिर्फ ऊपर जाता है ना, ऊपर से तो नीचे नहीं आता। लेकिन फूड, किचन क्या है? लीफ है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? लीफ में हो रही है। तो खाना तो रूट को भी जाएगा, मतलब खाना जो है लीफ बना रही है अगर मान लो, तो लीफ से खाना कहाँ जाएगा? खाना तो नीचे भी जाएगा, खाना ऊपर भी जाएगा। मैं कह दूं क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी कि फ्लोएम के थ्रू ये खाना मल्टी डायरेक्शन जाता है। मल्टी डायरेक्शन बोलो या यूनिडायरेक्शन बोलो, दोनों सेम बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। थोड़ा सा मैं एक आइडिया जनरल दे दे रहा हूँ। हमारा ये रहा 4 चेम्बर्ड हार्ट, ऐसा डायग्राम बना देना। ठीक है, ये हमारा है राइट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा है राइट वेंट्रिकल, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जानने वाली बातें तो हैं, कंफ्यूज मत होना। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, यानी इसमें CO2 एक्सेस है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब जब इसके सामने कोई प्रीफिक्स लग जाएगा तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा। जैसे पल्मोनरी आर्टरी, पहले आर्टरी का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। अब पल्मोनरी शब्द लग गया मतलब लंग्स के पास वाली आर्टरी, तो काम उल्टा। अब ये CO2 ब्लड कैरी करेगी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगा। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पहले वेन का काम था गंदा ब्लड कैरी करना, CO2 वाला ब्लड कैरी करना, मतलब जिसमें CO2 का कंटेंट ज्यादा हो। अब ये उल्टा हो गया इसका फंक्शन, क्योंकि पल्मोनरी शब्द लग गया मतलब कि हार्ट के पास वाली CO2, मतलब हार्ट के पास वाली वेन। काम क्या? अब ये O2 वाली ब्लड कैरी करेगी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर क्या? अगर ये दो बात आप क्लियर रखोगे ना तो आपका हार्ट मक्खन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा इसमें आता है एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन क्या है? अभी मैंने बताया कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट था यूरिया, इसको हम कैसे पानी के हेल्प से निकालते हैं, यही फिनोमिना, यही प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीजन। अब ये प्लांट्स में होगा थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की एक बहुत प्यारी डेफिनेशन याद रखना, लॉस ऑफ, ना एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, या फिर नॉर्मल लॉस भी लगा सकते हो, चले। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स फॉर 2 रीजंस। पहला, टेम्परेचर मेंटेन रखना। प्लांट्स चल फिर नहीं सकते, धूप निकली क्या प्लांट अंदर घर में आके बैठ गए क्या? नहीं, प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं, वो एक्सेस धूप में जल ना जाएं, ट्रांसपिरेशन करते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। क्लियर है? ह्यूमंस में मैं बात करूं तो ये बेसिक है। ह्यूमंस की बेसिक एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन। अच्छा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है किडनी, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को बोल सकते हो नेचुरल मतलब नेचुरल प्राकृतिक छलनी। ठीक है जी, नेफ्रॉन में क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स हैं जान लो। नेफ्रॉन किन किन चीज़ों से कंसिस्ट होता है? पहला बोमेंस कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है, लूप्स ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट।
इन सभी का फंक्शन मैं डिटेल में बताया हूँ, प्लीज़ जाके देख लेना। 10th में हो तो 10th में, 11th वाले काउंटर करंट भी यहाँ पे आ जाएगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म एक समझ लो बात को, 11th का है बट सुन लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म वो होता है कि जब जिस प्रोसेस के थ्रू आपके यूरिन को गाढ़ा बनाया जाए, उस फिनोमिना को हम कहते हैं काउंटर करंट। इसमें एक बात और जान लो, बड़ी अच्छी बात है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मान के चलो आपको पानी नहीं मिला बहुत दिन से, बहुत देर से पानी नहीं मिला, प्यास भी लगी है। अब आपकी बॉडी जो यूरिन बनाई है ना, यूरिनरी ब्लैडर में, उसको आपकी किडनी वापस रीअब्सॉर्ब करेगी, उसको कोशिश करेगी उसमें जो और वाटर गया ना उसको छीन लो, वाटर को उसमें से और निकाल लो, और यूरिन तो देखो पानी निकल जाएगा तो यूरिन गाढ़ा, यूरिन उसमें आप निकालोगे तो बिल्कुल येलोइश कलर होगी। अच्छा, यूरिन का कलर जो होता है उसे हम बोलते हैं पेल येलो। यूरिन का नेचुरल कलर होता है पेल येलो, ठीक है। आप ज़्यादा पानी पियोगे, देखो आप यूरिन आपकी निकलेगी व्हाइट कलर की। क्यों भाई? क्योंकि बॉडी को नीड नहीं है ना ज़्यादा। लेकिन अगर आपको खूब पसीना निकल रहा हो, आप ऐसी कंडीशन जहाँ पानी पीने को कम मिल रहा हो, तो बॉडी आपको पहली चीज़ तो आपको टॉयलेट कमाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने यूरिन को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया, उसमें से पानी निकालने के लिए निकाल दिया, आपका यूरिन गाढ़ा हो गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। याद रखेंगे। इसी के साथ हमने आपके इस पूरे चैप्टर को इस माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर लिया। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट के साथ जरूर बताएं, और आपका फेवरेट पार्ट क्या था वीडियो का, और आपका डाउट जो भी है कमेंट में पिन करें, जरूर हम रिस्पॉन्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।